आज की चर्चा का विषय है जेंडर एंड कल्चर और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर पूर्वा भारद्वाज, एक प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान, लेखिका और जेंडर के क्षेत्र में कार्य कर रही एक कार्यकर्ता। डॉक्टर पूर्वा भारद्वाज जी ने पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में शोध कार्य किया और शोध कार्य के दौरान 6 वर्षों तक वहाँ शिक्षण का कार्य भी किया है। डॉक्टर पूर्वा भारद्वाज निरंतर संस्था से जुड़ी हैं। यह एक ऐसी संस्था है जो कि जेंडर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य कर रही है। डॉक्टर पूर्वा भारद्वाज जी ने 9 वर्ष तक इस संस्था में कार्य करते हुए प्रशिक्षण मॉड्यूल, प्रोजेक्ट्स और शैक्षिक सामग्री तैयार की, जिससे कि समाज में और विद्यालयों में जेंडर के प्रति लोगों में संवेदनशीलता लाई जा सके। आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है। NCERT, SCERT, इसके अतिरिक्त राज्यों में कई अन्य शैक्षिक संस्थानों के साथ मिलकर पाठ्यक्रमों को विकसित किया है। भाषा पर बहुत अधिक प्रभुत्व है, तो इसलिए हिंदी और संस्कृत के भाषा से संबंधित पाठ्यक्रमों को विकसित करने में भी आपका योगदान जो है वो अभूतपूर्व है। आप लेखन के कार्य से भी जुड़ी हुई हैं। आपने पंडिता रमाबाई के ऊपर एक किताब लिखी है। इसके अतिरिक्त अनुवाद कार्य भी किए हैं, कई आर्टिकल्स लिखे हैं और इसके अतिरिक्त विद्यालयों, संस्थाओं और शैक्षिक संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। और हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे बीच में उपस्थित हैं और इस एक संवेदनशील विषय पर आप अपने विचारों को हमारे सामने प्रकट करेंगी। सभी दर्शकों की तरफ से, NCERT की तरफ से और CCERT की ओर से मैं आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग जेंडर और संस्कृति इस पर फिर थोड़ा और विचार करने के लिए बैठे हैं। पिछली बार हम लोगों ने जेंडर पर थोड़े विस्तार से चर्चा की। इस बार हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब हम संस्कृति कहते हैं तो संस्कृति से हमारा तात्पर्य क्या है, कौन सी संस्कृति और किसकी संस्कृति। क्या हम देशी संस्कृति की बात कर रहे हैं या विदेशी संस्कृति की बात कर रहे हैं, और यदि हम अपने यहाँ की संस्कृति की बात कर रहे हैं यानी भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो इनके स्रोत को हम कहाँ देखते हैं। आमतौर पर ये माना जाता है और हमारी इतिहास की किताबों में, हमारे जो संस्कृति के परिचायक ग्रंथ हैं उनमें जो बताया जाता है, तो एक तरीके से आर्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति को पर्याय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मेरा एक विशेष जोर ये है कि इनको हम पर्याय के रूप में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वास्तव में भारतीय संस्कृति एक अधिक व्यापक शब्द है और जब हम आर्य संस्कृति कहते हैं तो वो इसका एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन इस भारतीय संस्कृति में और भी संस्कृतियां हैं और ये मैं अपने अनुभव और अपनी पढ़ाई लिखाई के आधार पे भी कह सकती हूँ। मैं संस्कृत की छात्रा रही हूँ और वेद पर मैंने शोध किया है, खास करके अथर्ववेद पर मेरा काम है। और जब हम उसमें संस्कृति को बनते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि ये संस्कृति भी कोई एक ठहरी हुई चीज़ नहीं है, ये हज़ारों वर्षों में इसमें बदलाव भी आया है और हज़ारों वर्षों में इसका स्वरूप जो बदला है उसमें लोगों की भूमिका रही। इसलिए जब हम भारतीय संस्कृति पर बात करते हैं तब हम क्या चाहते हैं, हम उसको फिर अपघटित करना चाहते हैं हिंदू संस्कृति में या पुनः उसमें दूसरे धर्मों की संस्कृति, दूसरी जनजातियों की संस्कृति, आदिवासी संस्कृति, दलित संस्कृति
क्या हम उनको भी शामिल करते हैं? इसलिए ये एक अहम मसला हो जाता है कि दरअसल हम संस्कृति को परिभाषित कैसे करते हैं। संस्कृति के जो कारक तत्व हैं या जिनको हम कह सकते हैं कि जिनसे संस्कृति बनती है, वो क्या हैं? वो मूल रूप से या मुख्यतः आपको हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा रस्म व रिवाज, हमारे आचार विचार, सब उसके घटक तत्व हैं। और इन सब को मिला करके हम कह सकते हैं कि संस्कृति बनती है। और फिर जब इस संस्कृति में हम जेंडर को देखना चाहते हैं तो पुनः हमें जेंडर की उस परिभाषा को याद करना चाहिए जिसमें हम ये कहते हैं कि ये एक गढ़ी हुई सामाजिक अवधारणा है। पिछली बार भी हम लोगों ने इसकी बात की थी कि दरअसल ये एक ऐसी गढ़ी हुई सामाजिक अवधारणा है जो हमें हमारी भूमिकाओं का, हमारी जिम्मेदारियों का, गुणों का और नियमों कायदों का बंटवारा करती है। जेंडर के बारे में हम लोगों ने पिछली बार थोड़े विस्तार से बात की थी, इसलिए अभी उसके ब्यौरे में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन इसको ज़रूर दोहराना चाहूँगी कि जेंडर का मतलब सिर्फ स्त्री नहीं है और हमें इसे एक सामाजिक कोटि के रूप में, संसाधनों और सत्ता के बंटवारे के रूप में हमें देखना होगा। भारतीय संस्कृति और उसमें जेंडर को समझने के लिए अभी हमारे सामने एक बहुत दिलचस्प पोस्टर है। ये हाल ही में बना है और लोगों में काफ़ी इसकी चर्चा है। इसको बनाने वाले आपको बेंगलोर के शिशु स्कूल ऑफ डिज़ाइन के 5 छात्र हैं और इसका शीर्षक है अ बैड गर्ल, एक बुरी लड़की। यानी हमारी संस्कृति में किसको बुरा कहा जाता है, कौन सी लड़की बुरी है, ये तय होता है कि हमारी संस्कृति में क्या पैमाना है नापने का अच्छे और बुरे को। और इसको हम एक एक को थोड़ा देखेंगे तो हमें मज़ा भी आएगा और उससे हम अपनी ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसको भी हमको समझने में मदद मिलेगी। आजकल सोशल मीडिया का समय है, बच्चे खास करके जो युवा हैं वो बहुत सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, वो चाहे फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो, और कुछ तो बंद हो गया, तो उसमें बहुत तस्वीरें लोग लगाते हैं और ख़ास करके लड़कियां बहुत तस्वीरें लगाती हैं। उनमें उनकी मुद्रा, उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए तो उसमें एक बदलाव भी नज़र आता है। बहुत सारी लड़कियां आपको तरह तरह की मुद्राएं बनाते हुए दिखेंगी और जिसे पाउट करना कहा जाता है, एक ख़ास तरीके से मुंह को यानी उसको एक ख़ास तरीके से आकार देना, और वो बहुत फैशन में है। अक्सर युवा लड़कियां पाउट करते हुए अपनी तस्वीरें खिंचाती हैं और ये बहुत सेक्सुअल भी एक तरीके से कहा जा सकता है, एक सेक्सुअल एक्सप्रेशन भी है। जैसा कि पिछली बार हमने जिक्र किया था कि जेंडर और सेक्सुअलिटी इन दोनों का गहरा नाता है। तो जब हम पाउट करते हुए लड़की को देखते हैं तो इस पोस्टर में सबसे पहले एक बुरी लड़की का जो उदाहरण है वो एक पाउट करती हुई लड़की है। उसके बाद जो शराब पीती है, जो सिगरेट पीती है और जो बहुत खाती है, जो अश्लील फिल्में या अश्लील सामग्री देखती है, पोर्नोग्राफी देखती है, जो रोटियां गोल नहीं बना सकती है, वो बुरी लड़की है। जिसके शरीर का उभार ज़्यादा है, या कहें जो अपने शरीर के उभार को दिखाना पसंद करती है, वो चाहे खुले कपड़े ऊपर के हों या जीन्स हो, हम इन दोनों में देख सकते हैं। और इसको हम इससे भी समझ सकते हैं कि क्यों इन
खास कपड़ों पर पाबंदी लगाई जाती है। एक समय तो ये था और अभी भी बहुत जगह है कि लड़कियों को चूड़ीदार पहनने की भी मनाही थी। शलवार तो ढीली ढाली है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूड़ीदार में शायद पैर की बनावट नज़र आती है। जीन्स पे भी पाबंदी की एक मूल वजह यही है कि उसमें आपके शरीर का उभार साफ नज़र आता है, तो जो शरीर के उभार को दिखाती है वो बुरी लड़की है। जो बहुत कम खाती है वो भी बुरी लड़की है। और जो गोवा जाती है वो बुरी लड़की है। गोवा एक तरीके से पर्यटन का, टूरिज़्म का और एक खुले माहौल का प्रतीक बन गया है। आप कहीं भी घूमने जाइए, आप समुद्र किनारे जाइए तो समुद्र किनारे भी अलग अलग हैं। यदि आप पुरी कहते हैं तो पुरी के साथ हमारा जुड़ा हुआ है मंदिर, और एक तरीके से पुरी को हम एक धार्मिक स्थल का पर्यटन उस रूप में देखते हैं। लेकिन जैसे ही गोवा भ्रमण की बात हम करते हैं तो हमारे सामने एक दूसरी तस्वीर नज़र आती है, और गोवा लड़कियों का जाना एक खास तरह का संदेश देता है। अगली बुरी लड़की कौन है? चित्र देखिए। जिस लड़की के बाल खुले हैं, वो जो बाल लहरा के चल रही है और जिसने गॉगल्स लगा रखा है। बुरी लड़की वो है जिसकी लड़कों पे निगाह है, जो पार्क में यानी सार्वजनिक स्थलों पर प्रेम करती है और प्रेम का प्रदर्शन करती है। बुरी लड़की वो भी है जो मोटरसाइकिल चलाती है। यानी भारतीय संस्कृति में जो भी जेंडर और यौनिकता के कायदे हैं, उन सब को लेते हुए बहुत ही दिलचस्प तरीके से इस पोस्टर में ये दिखाया गया है कि आज की एक आधुनिक बुरी लड़की कौन है और समाज उसको कैसे देखता है। जब हम देखते हैं कि लड़कियों के मोबिलिटी, वो कहाँ आएंगी, कहाँ जाएंगी, क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी, कितना खाएंगी, क्या काम करेंगी, इन सब को लेकर के जो कायदे हैं, उन कायदों को यदि चुनौती दी जा रही है या उसमें छूट ली जा रही है तो सीधे वो लड़की बुरी लड़की के ठप्पे से नवाजी जाती है। और इसका ठीक उलट आपको अच्छी लड़की है, यानी अच्छी लड़की वो है जो फिर आपको किसी तरह का नशा नहीं करती है। यहाँ मैं ज़रूर रेखांकित करना चाहूँगी कि जब हम जेंडर और यौनिकता के कायदों को भी समझने की बात कर रहे हैं और उस संदर्भ में यदि किसी तरह के नशे या किसी तरह की इसकी बात हो रही है तो ये कतई नहीं है कि हम किसी भी प्रकार के नशा सेवन की को स्वीकृति दे रहे हैं। बात उसकी नहीं है, बात ये है कि हम कैसे उसको देखते हैं। हमने देखा है और हम जानते हैं कि जैसे धूम्रपान गलत है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इन दिनों तो फिल्मों में और टीवी सीरियल में भी आपको एक टिकर आता है कि इसकी चेतावनी दी जाती है कि ये किस तरीके से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके बावजूद यदि एक लड़की धूम्रपान करती हुए, सिगरेट पीती हुई नज़र आती है तो वो ज़्यादा बुरा माना जाता। आखिर क्यों? हमने कभी सोचा अरे लड़की होके सिगरेट पी रही है? लड़की हो करके ये जुमला जैसे ही लगता है तो फिर वो भारतीय संस्कृति का पैमाना हमारे सामने आ जाता है कि ठीक है, कुछ चीज़ें मनाही है लेकिन उनकी लड़कियों के लिए खास मनाही है। जाहिर है कि इस तरह के पाबंदियों को जो तोड़ती है वो बुरी होगी और जो इन पाबंदियों का पालन करती है वो आपको अच्छी इसमें आएगी। हालांकि इसमें फिर एक वर्ग का पहलू भी है,
क्योंकि हमने कामगार औरतों को भी देखा है जिनके पास यदि वो थोड़ा विश्राम करते समय वो बीड़ी पीती हैं तो वो बहुत एक सामान्य रोज़मर्रा के दृश्य के रूप में हमारे सामने आता है, और वहाँ पर उनके बीड़ी पीना को हम शायद नशा सेवन की कैटेगरी में भी शायद नहीं डालते हैं। तो जिन पाबंदियों और जिन नियमों का उल्लंघन करने की बात कही गई है इस पोस्टर में, वो किस तरीके से हमारे सामने भारतीय संस्कृति के पैमाने पर कटाक्ष करती है, ये हमें समझना होगा। और ये पैमाना आज से नहीं चला आ रहा है, बहुत पहले से चला आ रहा है। हमारे सामने ये प्रस्तुत किया जाता है कि भाई भारतीय संस्कृति तो इसलिए भी महान है क्योंकि हमने औरतों को देवी का दर्जा दिया है। हमारे यहाँ दुर्गा हैं, हमारे यहाँ काली हैं, हमारे यहाँ सरस्वती हैं, और भी किस तरीके से सीता हैं, अहिल्या है और सावित्री हैं, पतिव्रता का पैमाना जो मानी जाती हैं। तो फिर हमें इनको कैसे देखना चाहिए? यदि हम वेदों को, वैदिक संस्कृति को भी पलट करके देखें तो हम देखते हैं कि गिनी चुनी महिलाएं हमारे सामने आती हैं। गार्गी और मैत्रेयी की बात होती है, अपाला की बात होती है। कितनी है, उनकी संख्या कितनी है? और प्रायः वो ऋषि पत्नी या ऋषि पुत्री या ऋषि कुल उच्च वर्ण की महिलाएं हैं जिनका उल्लेख हमें मिलता है। और यदि हम देवी का पद किसी को देते हैं तो वो एक सामान्य स्तर से ऊपर उठ के हम देते हैं, लेकिन उससे ये नहीं पता चलता है कि हमारे आम जीवन में औरतों की क्या स्थिति थी। और हम वैदिक संस्कृति के बाद का जो साहित्य है जिसमें एक तरीके से ज़्यादा जकड़न है, वैदिक संस्कृति को मैं मानती हूँ, और ख़ास करके जो ऋग्वेद वगैरह हैं वो तो मूलतः आपको इस दुनिया को समझने की एक खोज है, एक इस दुनिया को समझने की एक तरह की काव्यपूर्ण अभिव्यक्ति है। खास करके ऋग्वेद, उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से लोग इस दुनिया की गुत्थी को समझने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए ऋग्वेद में जो हमको देवता भी मिलते हैं, प्रायः कौन से देवता मिलते हैं? ये वो देवता हैं जो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हैं। अग्नि है, इंद्र है, मरुत है, वरुण है। आपको उषा मिलती हैं, उषा देवी मिलती हैं जिनका सूर्य के साथ हम संबंध देते हैं। ये सब प्राकृतिक शक्तियों और कहीं न कहीं उनसे जुड़े हुए हैं और उनके प्रतीक के रूप में हैं, जो कि कालांतर में और धीरे धीरे देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो दरअसल जब हम संस्कृति को देखने की बात करते हैं तो संस्कृति किन पड़ावों से गुजरी है और किस तरीके से स्वरूप ग्रहण कर रही है, उसको भी हमें देखना होगा। और इसके साथ हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि इस संस्कृति में किस तरीके से पितृसत्तात्मक समाज की संरचना गुथ जाती है। और ये भी कोई थोड़े समय में नहीं हुआ, ये भी एक लंबे वक्फे में हुआ है, जब इस समाज का ढांचा पितृसत्तात्मक ढांचा बन गया पूरी तरह से, और एक तरीके से उसमें मजबूती आती चली गई समय के साथ साथ। हम बाद के साहित्य में थोड़ा देखते हैं, और जो हमारे जो धर्मसूत्र वगैरह हैं, जो स्मृतियां हैं, उनमें हम देखते हैं कि बहुत कठोर नियम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बना दिए गए हैं। खास करके मनुस्मृति का तो बहुत जिक्र होता है। यहाँ पर मैं मनुस्मृति के कुछ मंत्रों का और जो लोकप्रिय साहित्य है उसके कुछ अंशों को
आपके सामने रखना चाहूँगी, जिनका जिक्र पंडिता रमाबाई ने अपने लेखन में किया है। आप लोग शायद पंडिता रमाबाई से परिचित होंगे। पंडिता रमाबाई कहा जा सकता है आधुनिक स्त्री शिक्षा में जिनका सबसे अधिक योगदान है, उन व्यक्तियों में से हैं। 1858 में उनका जन्म हुआ और 1922 में उनकी मृत्यु हुई। हमारे समाज का ही ये ढांचा है कि आज भी पंडिता रमाबाई के बारे में लोग कम जानते हैं। उसकी भी वजह है और उस पर भी शायद हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी मैं मनुस्मृति के कुछ अंशों के अनुवाद को आपके सामने रखना चाहूँगी। मनुस्मृति में, और जब हम मनुस्मृति की बात कर रहे हैं तो ये दरअसल उस समय जो लोक प्रचलित विश्वास और मान्यताएं हैं उनको कहीं न कहीं परिलक्षित करते हैं। कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। स्त्री की रक्षा बचपन में पिता करता है, युवावस्था में पति करता है और वृद्धावस्था में पुत्र करते हैं। स्त्री स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है। ये बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। आगे, स्त्रियों को दुष्चरित्र प्रवृत्तियों से विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि आरक्षित स्त्रियां दोनों कुलों को संतप्त करती हैं। और जब हम दोनों कुल कह रहे हैं तो जाहिर है स्त्री के लिए एक कुल उसके पिता का यानी उसके मायके का कुल है, और दूसरा स्वाभाविक रूप से उसके ससुराल का यानी जहाँ वो शादी के बाद जाती है उसका कुल है। तो इन दोनों कुल को वो संतप्त करती है, इसलिए उसके चरित्र की रक्षा अत्यावश्यक है। समस्त वर्णों के इस उत्तम धर्म को देखते हुए दुर्बल पति भी स्त्री की रक्षा करने के लिए यत्न करते हैं। कोई भी बल द्वारा स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता, किंतु इन उपायों से स्त्री की रक्षा की जा सकती है। कैसे? स्त्री को धन के संग्रह, व्यय, वस्तु और पदार्थों की शुद्धि, पति तथा अग्नि की सेवा, घर तथा बर्तन आदि की सफाई में नियुक्त करें। सिर्फ यही नहीं, हम धर्म सूत्रों को या धर्मशास्त्रों को ही हम क्यों देखें? जो लौकिक साहित्य है, जो लोगों में प्रचलित साहित्य है, उसका अंश भी पंडिता रमाबाई ने उद्धृत किया है और एक लोकाचार संहिता के प्रश्नोत्तर के कुछ भाग को कहावत के रूप में उन्होंने रखा है। प्रश्नोत्तर, पहला प्रश्न है, निर्दय कौन है? उत्तर, दुष्ट का हृदय। अगला प्रश्न, इससे भी क्रूर क्या है? उत्तर, स्त्री का हृदय। प्रश्न, सबसे क्रूरतम क्या है? उत्तर, पुत्रहीन निर्धन विधवा का हृदय। हम अपनी संस्कृति को ही सामने रख रहे हैं और उसी पे चर्चा कर रहे हैं। इसी तरीके से एक और प्रश्नोत्तरी मिलती है। प्रश्न, नरक का मुख्य द्वार क्या है? उत्तर, स्त्री। प्रश्न, शराब की भांति सम्मोहक कौन है? उत्तर, स्त्री। प्रश्न, बुद्धिमानों में सर्वोत्तम महान कौन है? उत्तर, वह जो कि औरतों द्वारा छला नहीं गया है। प्रश्न, पुरुष के लिए बंधन क्या है? स्त्रियां। अंतिम प्रश्न, वह कौन सा जहर है जो अमृत की भांति प्रतीत होता है? उत्तर, स्त्रियां। अब हम इसकी पड़ताल कर सकते हैं कि दरअसल जब हम संस्कृति को देख रहे हैं तो संस्कृति के किस पक्ष को हम देखते हैं, हम किसकी पड़ताल करते हैं, हम किन विचारों को हम सामने रखते हैं। ये विचार जो कि लोगों की मान्यताओं में बस गए हैं, और ये अकारण नहीं है कि जिनको हम कुप्रथा कहते हैं, वो चाहे सती प्रथा हो, चाहे दहेज प्रथा हो, हम कुप्रथा कह के, सामाजिक कुरीति कह के हम इनको कमतर आंकते हैं।
हम ये कोई एब्रेशन नहीं है, ये पूरे फिर ये सामाजिक ढांचे की बनावट में धंसा हुआ है। क्योंकि जिस संस्कृति में हम औरत को नरक का द्वार कह रहे हैं, उसमें जाहिर है कि औरत के साथ जो अलग अलग तरह की हिंसा होती है उसको हम जस्टिफाई करते हैं, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने संस्कृति के उपकरणों द्वारा, अपने संस्कृति के हथियारों द्वारा हम उनको सही साबित करते हैं। इसलिए औरत पर लगाम कसना बहुत ज़रूरी माना जाता है। और विवाहितों में तो बड़ा प्रसिद्ध चुटकुला भी है कि पहली रात में ही आपको बिल्ली काट देनी चाहिए। किस तरीके से औरत को बस में करना चाहिए, इसके बहुत नुस्खे आपको गिनाए जाते हैं। सिर्फ नुस्खे गिनाए जाते हैं मौखिक रूप से नहीं, आपको इस पर साहित्य भी मिल जाएगा जिसको हम पल्प लिटरेचर कहते हैं। आप उनको उठा के देख लीजिए। हालांकि पल्प लिटरेचर की भी पूरी सोशियोलॉजी है, उसका एक पूरा समाजशास्त्र है, इसलिए मैं उस पर पूरी तरीके से टिप्पणी नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, उसमें क्या है और औरत के बारे में क्या राय रखी जा रही है, इस पर हमको ज़रूर गौर फरमाना चाहिए। और इसमें हम जो किस्से कहानियों की किताबें होती हैं, जो आपको कैसेट हैं, और आजकल तो डीवीडी वगैरह का ज़माना है, उसके अलावा इतने तरह तरह के ऐप्स आ गए हैं और सोशल मीडिया पर तरह तरह से आपको चीज़ें प्रस्तुत की जाती हैं। उन सब को यदि हम खंगाल के देखें तो हमको नज़र आएगा कि ये दरअसल हमारी जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है उसी के विचारों को आगे बढ़ा रही है। जाहिर है तरीके बदल गए हैं, टेक्नोलॉजी ने भी बदला है, हमारे समय की ज़रूरत ने भी इसको बदला है। हम रोज़मर्रा के जीवन में, जो कि हमारे संस्कृति का अविच्छिन्न अंग है, उन कहावतों को भी थोड़ा पलट करके देखें। स्त्रियों पर विश्वास मत करो, बल्कि धर्मशास्त्र में जो आपको साक्षी प्रकरण है, यानी जहाँ गवाहों के बारे में बताया जाता है, वहाँ स्त्री की गवाही को एक स्त्री की गवाही को पूरी गवाही नहीं माना जाता है। एक पुरुष की गवाही को पूरा मान और पूरा वजन है, लेकिन एक स्त्री की गवाही को पूरा नहीं माना जाता। इसके मूल में फिर वही धारणा है कि स्त्रियों की बात पर विश्वास मत करो। स्त्रियों का परामर्श बर्बादी की ओर ले जाता है। स्त्रियां संदेह का भंवर हैं, पापाचार से युक्त हैं और कपटपूर्ण स्वर्ग प्राप्ति में बाधक हैं। नरक का द्वार है, इसको तो बहुत बार और बहुत तरीके से दोहराया जाता है। इसीलिए वेद को सुनने का भी अधिकार औरतों को और शूद्रों को नहीं था। या आगे जाकर के हम रामचरितमानस की बहुत प्रसिद्ध आपको जो पंक्तियां हैं, जो बार बार उद्धृत की जाती हैं, कि किस तरीके से ढोल, पशु, गवार और नारी को हम बिना ताड़ना के हम बात नहीं कर सकते, वो उसी के अधिकारी हैं। तो बहुत तरह के ग्रंथों में, बहुत तरह के साहित्य में हमारा जो पूरा जिसको कहते हैं जो पब्लिक स्फेयर बनता है, पब्लिक स्फेयर ये यानी जो पूरा जन क्षेत्र है, वो जो बनता है, उसका जो निर्माण होता है, उसमें आपको औरतों के बारे में जो विचार हैं वो फिर वही पुराने हैं और वो बार बार बहुत ही अपमानजनक और हिंसक विचार हैं। पंडिता रमाबाई की विश्लेषण हमारे लिए बहुत मददगार हैं और मैं उनका खास करके जिक्र इसलिए भी कर रही हूँ कि आज से 100-125 साल पहले भी जिस तरीके से संस्कृति का विश्लेषण किया जा रहा था
और उसमें औरतों की स्थिति का विश्लेषण उन्होंने किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने अमेरिका और इंग्लैंड प्रवास का विस्तार से वर्णन किया है। वो पढ़ाई करने के लिए वहाँ गई थी और वहाँ से लौट करके उन्होंने पुणे के पास विधवा औरतों के लिए और आगे चल के जो भी बेसहारा औरतें थी, वो अकाल पीड़ित औरतें हों या कोई भी किसी भी मुसीबत की शिकार औरतें हों, उनके लिए उन्होंने एक आश्रम खोला था। पंडिता रमाबाई एक जगह कहती हैं, हम गुलाम हो सकते हैं मगर यही हमारी खुशी का स्रोत है। हम दूसरों की तुलना में निम्न और गिरे हैं और हम अपने उस मालिक पर पूरी तरह से निर्भर हैं जो हमारी ज़िंदगी और मौत को तय करने की ताकत रखता है। यहाँ मालिक से तात्पर्य पति से है। उन गुलामों ने इस सोच के साथ चुप रहकर अपमान के सबसे बुरे जुल्म को भोगा। इस तरह की मानसिक अवस्था गुलामी की इंतहा होती है। कोई यहाँ तक भी कल्पना नहीं कर सकता कि यह गुलामी इतनी बुरी होती है कि वह ईश्वर द्वारा मानवता को दिए गए आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की चाह के दो वरदानों को भी नष्ट कर देती है। पंडिता रमाबाई के उस उद्धरण में हम देखते हैं गुलामी और ख़ास करके औरतों की मानसिक गुलामी की चर्चा की गई है। गुलामी जैसा कि हम जानते हैं इसका एक पूरा ऐतिहासिक संदर्भ है, ख़ास करके यूरोप के संदर्भ में हम जब इसको देखते हैं। औरतें इस कदर मानसिक रूप से गुलाम बना दी जाती हैं संस्कृति के सारे घटकों के द्वारा कि उन्हें खुद भी इसका एहसास नहीं होता है कि वो गुलाम हैं। हमने औरतों को देखा है अपनी स्थिति को एक तरीके से उचित ठहराते हुए, जब वो हिंसा की शिकार होती हैं तो शायद कहीं न कहीं वो मान लेती हैं कि उन्हीं से गलती हुई होगी, उन्हीं से सब्ज़ी में कम नमक पड़ा होगा, या उन्होंने ऊंचे स्वर में बात की होगी, या जहां उनको नहीं जाना चाहिए था वहां वो चली गई होंगी, या जिस वक्त नहीं जाना चाहिए था उस समय चली गई होंगी, या जिससे उनको बात करने की मनाही है उनसे उन्होंने बात कर ली होगी। शायद इसलिए उन पर हिंसा हुई और इसलिए वो हिंसा उचित ही है और उसको मान लेती हैं, उसका प्रतिकार नहीं करती हैं। नहीं तो ये अकारण नहीं था कि अभी भी आज 21वीं सदी में भी औरतों के खिलाफ हिंसा जिस बड़े पैमाने पे होती है वो जारी रहती। यदि इसका डट के और बराबरी के स्तर पर प्रतिरोध किया गया होता, जिस तरीके से हम लोगों ने बहुत चीज़ों से संघर्ष किया है, हम सब ने संघर्ष किया है, वो यदि हमने किया होता तो शायद इस मानसिक गुलामी से भी हमें छुटकारा मिल सकता था। और फिर जब हम संस्कृति की बार बार बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि ये किसी धर्म विशेष की संस्कृति से जुड़ा हुआ मसला नहीं था। हम किसी भी धर्म के संस्कृति को देख लें, हम इस्लाम को देख लें, हम ईसाईयत को देख लें, हम सिख धर्म की जुड़ी संस्कृति को देख लें, हम पाएंगे कि कमोबेश आपको थोड़े बहुत फ़र्क नज़र आएंगे, लेकिन कमोबेश औरतों के मामले में ये सारे धर्म लगभग एक ही तरह का बंधन लगाते हैं। 1910 में एक लेखिका थी ज़हरा, उन्होंने अपनी आप बीती लिखी है। उनका संकलन हमने कलाम निस्वा नाम की किताब में किया था। वो उनके शब्द को ज़रा सुनिए। वो कहती हैं अपनी आप बीती में, ज़िंदगी गुजारने को कुत्ता बिल्ली भी गुजार देते हैं, लेकिन किस काम की। इसी तरह हर शख्स की ज़िंदगी कट जाती है, ज़माने हयात ख़त्म हो जाता है, मतलब उम्र ख़त्म हो जाती है, मगर बुरी घड़ी की याद उसके दिल से नहीं जाती।
कौम तरक्की के ज़ीने तय कर रही है, यानी तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रही है और करेगी। ख़यालात में सैकड़ों तब्दीलियाँ हो गईं, हवा का रुख बदल गया, ज़माने का रंग कुछ से कुछ हो गया, मगर मेरी फूटी किस्मत की जिस बात के लिए दुहाइयाँ दी गई, हज़ारों किस्म के बहाने किए गए, हर चंद टाला मगर वो होकर ही टली। आह, मुझ जैसा बदनसीब कोई न होगा। इससे तो मुझे चूल्हे में झोंक दिया जाता तो बेहतर होता। ये तकलीफ़ हर वक्त की जलन तो न होती। घड़ी शायद गरज की कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता जो मुझे अपने फूटे हुए नसीब के नौहा से फुर्सत मिलती हो। यही गम है जो तमाम ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो गया है। दुनिया का खुश व खुर्रम है, ज़माने की दुल्हनें ऐशो इशरत में ज़िंदगी काट रही हैं, लेकिन मैं हूँ कि हर वक्त कफ़े अफसोस मलने के सिवा दूसरा काम नहीं। ये शादी का ज़िक्र है और किस तरीके से लड़की की शादी उसकी बिना मर्जी के माँ बाप कर देते हैं, उस आपबीती का बयान ज़हरा ने किया है। और ये 1910 की राइटिंग से मैं पढ़ रही हूँ और आपके सामने रख रही हूँ। फ़र्क अभी बहुत नहीं आया है। यदि हम इसके समय को मिटा दें तो वो लगेगा कि शायद अभी हाल की किसी औरत का लिखा हुआ ये है, क्योंकि स्थितियाँ बहुत नहीं बदली हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी तरह के परिवर्तन को नकार रहे हैं। परिवर्तन हुआ है, औरतों की स्थितियाँ बदली हैं, औरतों ने बहुत कुछ हासिल किया है, ये हम जानते हैं। लेकिन उसको हमको समझना पड़ेगा कि कहाँ और कितना हासिल किया है और किस कीमत पर हासिल किया है और कितनों ने हासिल किया है। यदि एक बड़ा तबका, औरतों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी यदि इससे वंचित है, तो क्या हम इस तरक्की को सबकी तरक्की कह पाएंगे या इसे हम संस्कृति की तरक्की कह पाएंगे या इसे पूरे देश की तरक्की कह पाएंगे, पूरे कौम की तरक्की कह पाएंगे? सवाल हमारे सामने है। ज़हरा साहिबा की आबीती के बाद हम एक और पार्ट को थोड़ा पलट करके देखेंगे और यह है अबलाओं का इंसाफ, स्फुरना देवी का। यह 1927 में छपा था। स्फुरना देवी के बारे में भी लोग नहीं जानते, ज़हरा साहिबा को भी लोग नहीं जानते। ये ऐसी लेखिकाएं हैं जो एक तरीके से गुमनामी में रह गई, क्योंकि एक लंबे समय तक लड़कियों को पढ़ाने लिखाने का न रिवाज था, बल्कि उस पर मनाही थी। लड़कियों को तो लिखने की मनाही थी। यदि किसी तरीके से आपने थोड़ा मौखिक ज्ञान प्राप्त कर लिया, थोड़ा भजन याद कर लिया, थोड़े आपको धार्मिक विचार सुन लिए, तो उसकी इजाज़त तो थी, लेकिन लिखने पढ़ने की और ख़ास करके लिखने की मनाही थी। हम लोगों ने स्कूली किताबों का एक विश्लेषण किया था जेंडर के आधार पर, और उसमें हम लोगों ने बहुत सारी किताबों को देखा था। उसमें धार्मिक संस्थानों से निकलने वाली किताबें भी थी, आपको राज्यों द्वारा निकलने वाली किताबें थी, और प्राइवेट जो प्रकाशक हैं उनके द्वारा मुद्रित किताबें भी थी, और हमने उनका विश्लेषण किया था जेंडर की दृष्टि से। उसमें बहुत मज़ेदार चीज़ें निकल के आई थी। किस तरीके से स्त्री के बारे में विचार हैं और शिक्षा हमें क्या बताती है। लड़कियों के लिए ख़ास करके उर्दू में एक पूरी श्रृंखला थी किताबों की, लड़कियों की शिक्षा की। उसमें एक पाठ था, कागज़ बड़ा महंगा है। उस पाठ का ही नाम था कागज़ बड़ा महंगा है, और उसमें ये हिदायत दी गई थी, ये सुझाव दिया गया था कि लड़कियों को पढ़ाने और लिखाने से क्या फ़ायदा, और लिखना सिखाना तो एक तरीके से बर्बादी है, कागज़ की बर्बादी है। इसको हम ना करें, बल्कि जो कागज़ की बचत करेंगे उसको बचा करके हम लड़की की शादी के लिए एक जेवर बनवा दे सकते हैं। यानी उसमें पैसे बर्बाद करने से क्या फ़ायदा, कागज़ काले करने से क्या फ़ायदा।
तो ये पूरी शिक्षा व्यवस्था भी हमें इसी तरीके से पढ़ाते हुए चली आ रही थी। तो हम देखते हैं कि जो ज़हरा साहिबा लिख रही थी और जो स्फुरना देवी लिख रही थी, दोनों में एक तरह का साम्य है। स्फुरना कहती हैं, स्त्रियों को दुख है, उसका कारण समाज से छिपा नहीं है, उसके लिए आंदोलन हो रहा है और उसके मिटाने के उपाय भी सोचे जा रहे हैं। फिर समाज के गुप्त छिद्र प्रकाशित करने से क्या लाभ? भाई, अब इसका रोना क्यों रोया जाए? इसका उत्तर यह है कि स्त्री जाति को जो दुख है, बहुत से लोग तो उन्हें दुखी नहीं मानते, आज भी नहीं मानते हैं। जो दुख मानते हैं उनमें भी ऐसे सज्जन थोड़े हैं जिनको पूरी तरह से उनका अनुभव हो, और जिनको अनुभव है वे उन दुखों के केवल आदि कारणों का निश्चय करके उन्हीं के निवारण करने मात्र की चेष्टा भर करते हैं, परंतु उन आदि कारणों के बाद जो उपद्रव पीछे से हुए हैं उन पर कुछ भी ध्यान नहीं देते। इसी कारण दुख मिटाने के लिए उनसे कुछ फल नहीं हो सकता। जैसे किसी को सर्दी लगकर बुखार और खांसी हो गई, उस पर ठंडी हवा में फिरता रहा, ठंडे कफोत्पादक पदार्थ खाता रहा, इलाज कुछ भी न कराया, बदपरहेजी सब तरह से होती रही। ऐसा करने से ज्वर मुद्दत होकर जीर्ण हो गया, खांसी से फेफड़े पर आघात पहुंचकर यक्ष्मा हो गई यानी टीबी हो गई, साथ में मंदाग्नि और कमजोरी हद दर्जे तक पहुंच गई। अब वैद्य उसके पीछे से होने वाली सहायक बीमारियों पर ध्यान न देकर और उसके पथ्य परहेज आदि का यथोचित प्रबंध हो सकेगा कि नहीं, इस पर विचार न करके केवल बीमारी के आदि कारण सर्दी का ही इलाज करेगा, तो क्या वह इस रोग को मिटा सकेगा? कदापि नहीं। कितना स्पष्ट है। हमारी जो मूल समस्या है, उस मूल समस्या की मूल कारण की ही बात यदि सिर्फ की जाती है और जो पूरा सामाजिक संदर्भ है उसकी बात यदि नहीं की जाती है, तो वाकई जो स्फुरना देवी कह रही हैं, इस रोग का निवारण कतई संभव नहीं है। स्फुरना देवी ने बहुत ही आसान शब्दों में और रोज़मर्रा के उदाहरण दे करके अपनी बात कही है, जो कि आज भी सही है। हम जिस रोग की बात कर रहे हैं, यानी जिस असंतुलन की बात कर रहे हैं, संस्कृति में असंतुलन है। हमें लगता है कि ये संस्कृति आपको इसमें बराबरी का दर्जा नहीं है। कई जगह हिंसा का कारण भी यही है। तो पूरे संदर्भ को हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि आज भी ये स्थितियां जारी हैं। हम जिस समाजीकरण की प्रक्रिया की बात करते हैं, वो अभी भी उसी ढर्रे पर हो रहा है। आखिर ये समाजीकरण है क्या? हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जो भी हैं, हम जिस तरीके से बनते हैं, एक तरीके से हमें बनाया जाता है, हमें ढाला जाता है। एक विद्वान हैं रूथ हर्टले, उन्होंने इस समाजीकरण की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से इसका विश्लेषण किया है और उन्होंने 4 तरीके से किस तरीके से आपको जेंडर भूमिकाओं में ढाला जाता है यह बताया है। पहला है मैनिपुलेशन, परवरिश किस तरीके से आपकी होती है, आपका जो पूरा साज श्रृंगार, आपके बाल कैसे होंगे, आपके कपड़े कैसे होंगे, वो एक ख़ास तरीके से आपको या तो लड़का बनाते हैं या लड़की बनाते हैं। उसी तरीके से कैनलाइजेशन यानी धाराबद्धता, एक दिशा में आपको मोड़ दिया जाता है। हम खिलौनों का उदाहरण ले लें, खिलौनों का जिक्र हमने पहले भी किया था। हम देखते हैं कि ये बटे हुए हैं और
लड़कियों को जो खिलौने दिए जाते हैं, शुरू से आपको रसोई के छोटे छोटे, हम लोगों ने भी बचपन में खेला है, वो चाहे मिट्टी का हो, लकड़ी का हो, प्लास्टिक का हो, और जैसे जैसे आपको तरक्की होती गई उस चीज़ में आपको वो रसोई के बर्तन बनने लगे। मार्केट में नया आया था हमारे समय में एल्युमिनियम का बर्तन, तो हमें बहुत अच्छा लगा था कि लकड़ी के रसोई के बर्तन के जगह एल्युमिनियम के बर्तन बड़े अच्छे हैं। और बचपन में हम लोग गुड्डा गुड़िया का जब खेल खेलते थे तो वो उसमें खाना पकाना और ये सारा हम लोग किया करते थे। ये बहुत अनजानते और सहज स्तर पे होता है, हमें पता भी नहीं चलता है कि हम किस तरीके से बच्चों को एक धारा में, एक तरफ, एक खास दिशा में मोड़ रहे हैं और उसमें इस तरह के घटकों का क्या उनकी क्या भूमिका है। हमें नहीं समझ में आता कि हम जब किसी बच्चे को एक खास तरह की किताब भी देते हैं तो भी ये उसको गढ़ने की दिशा देता है और ये हमें बताता है कि दरअसल हमारी सोच क्या है। इसी तरीके से है जो वर्बल एपेलेशन है, यानी जो शाबाशी दी जाती है, जो आपको टोका टाकी होती है। आप लड़के ने किस तरह का बहादुरी का काम किया या चोट लगने पर भी नहीं रोया यदि, तो भाई हम उसके लड़का होने का, उसकी बहादुरी के तारीफ़ किया करते हैं कि देखो कितना बहादुर बच्चा है। और यदि वो रो पड़ा तो कहते हैं कि बहादुर बच्चे को नहीं रोना चाहिए, कोई लड़की हो जो तुम रो रहे हो। और बार बार इस तरह के उदाहरण के हम अभ्यास भी हो गए हैं। लेकिन ये उदाहरण किस तरीके से हमें भूमिकाओं में ढाल रहे हैं, उन पर हम ठहर करके नहीं सोचते हैं। उदाहरण हम देते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन हम सब अपने घरों में उसी तरीके से करते हैं। यदि कोई अतिथि आएगा तो अपनी बेटी को ही कहेंगे कि ज़रा चाय बना दो या पानी ले लो। स्वाभाविक रूप से काम चूँकि घरों में बटे हुए हैं तो हम वही करते हैं और इस तरीके से सांचे में ढालते चले जाते हैं। और एक अंतिम तरीका है एक्टिविटी एक्सपोजर। हम देखते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप को या स्कूलों में अपने शिक्षकों को आदर्श मानते हैं। अब वो जिस तरह के कामों में संलग्न होते हैं उनकी वो ये नहीं कहेंगे कि सीधा सीधा अनुकरण करते हैं, लेकिन उन्हीं से वो सीखते हैं कि उनकी भूमिकाएं दरअसल क्या हैं। यदि स्कूल में जो आपको गेम्स की टीचर है और यदि वो महिला है और एक दबंग महिला है और उसके कपड़े अलग हैं, तो उनका जो स्थान है और उनके साथ जो बच्चों को पेश आने का तरीका है वो एकदम आपको किसी भाषा के शिक्षक या शिक्षिका या संगीत के शिक्षक या शिक्षिका से अलग हो जाता है। तो बच्चे भी अलग अलग इससे सीखते हैं और हम इस तरीके से सबको ढालते हैं। सिर्फ शिक्षा व्यवस्था या घरों की ही बात क्यों की जाए, हम अपने चारों तरफ जो भी देखते हैं, जो हमारा पॉपुलर कल्चर है, जो हमारे पॉपुलर गीत हैं, जो नृत्य हैं, जो फिल्में हैं, जो आपको टीवी सीरियल्स हैं, उन सब में हम देख लें कि आखिर किस तरह की छवियां हमारे सामने प्रस्तुत की जाती हैं। और एक तरीके से हम फिर सशक्तिकरण को कैसे देखते हैं, ये सवाल अहम हो जाता है। सशक्तिकरण का सामाजिक और सांस्कृतिक बनावट से गहरा रिश्ता है, ये जिक्र हमने पहले भी किया था, और उससे अलग करके इसको देखना दरअसल निष्फल कर देने वाला प्रयास होगा। सशक्तिकरण का पैमाना क्या है, इस पर भी हम लोगों ने बात की थी कि आखिर हमारे यहाँ कौन सी सशक्त औरतें, किन की छवियाँ आती हैं, क्यों हमारे सामने पंडिता रमाबाई की छवि नहीं प्रस्तुत की गई, क्यों
सावित्रीबाई फूले भी बहुत एक छोटे हलके में उनको जाना जाता है। क्यों लाल देद, जिनको लल्लेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, कश्मीर की एक 14वीं शताब्दी की एक कवित्री हैं, एक भक्त कवित्री हैं, उनके बारे में हमें पता नहीं है, जिन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और उन्होंने पूरी सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देते हुए एक स्तर पे आकर के अपने कपड़े उतार दिए और वो अपने पूरे बालों से अपने शरीर को ढकती हैं। कभी हमारा इस पर ध्यान गया कि हम लोग किस तरीके से जो सशक्त औरतें हम दिखाना चाहते हैं उसी की छवि हमारे सामने आती है। दूसरी तरह की सशक्त औरतें हमारे आँखों से ओझल कर दी जाती हैं। हमारे सामने कौन है? आजकल टीवी सीरियल में तो ये बहुत ज़्यादा दिखने लगा है। हालांकि उसमें कुछ बदलाव भी आया है और सकारात्मक बदलाव भी आया है। हमने देखा है कि कई सारे सीरियल्स में पारंपरिक भूमिका को निभाने के साथ साथ कई भूमिकाओं को चुनौती भी दी गई है। इसलिए सशक्तिकरण का हमारा पैमाना क्या है, ये बहुत अहम प्रश्न है हमारे लिए। यदि हम सही मायने में विकास चाहते हैं तो हमें अपना उपकरणवादी नज़रिया छोड़ना होगा, एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट तरीका हमें छोड़ना होगा। क्यों लड़कियों को पढ़ाओ, क्यों भ्रूण हत्या बंद करो, कहा जाता है और पोस्टर्स आपको मिलेंगे कि बेटी को इसलिए बचाओ क्योंकि तुमको बहू चाहिए। एक इंसान के रूप में उसको ज़िंदा रहने का हक है या नहीं है, ये मसला नहीं है। हाँ, हमें बहू चाहिए इसलिए और हमारा वंश चलता रहे इसलिए बेटी बचाने की ज़रूरत है। या फिर एक अडॉप्शन को लेकर के, गोद लेने को लेकर के एक पोस्टर मैंने देखा था जिसमें था कि यदि देवकी न बन सको तो यशोदा बनो। यदि हम इस पितृसत्तात्मक समाज का जो नियम है, जो कहता है कि एक विषम लैंगिक शादीशुदा समान जाति समान धर्म के जोड़े से उत्पन्न बच्चे से ही वंश चल सकता है, यदि इसको चुनौती देते हुए, इसको बदलते हुए हम गोद लेने की प्रथा को और गोद लेने को प्रमोट करना चाहते हैं, तो फिर हम एक उसी असमर्थता और इसकी बात क्यों कर रहे हैं कि देवकी न बन सको तब यशोदा बनो। यानी यदि किसी वजह से आप में कोई आपका कोई मेडिकल कारण हो गया, कोई आपको रोग हो गया या जिस वजह से भी हो आप बच्चा नहीं पैदा कर सकती हैं, तब आप यशोदा बन के लालन पालन किसी और के जन्म दिए हुए बच्चे का कीजिए। क्या कभी इस पोस्टर की पड़ताल की जाएगी कि ये पुनः संस्कृति के उन्हीं प्रतीकों को ले करके उन्हीं मान्यताओं को स्थापित करता है? क्या ये सशक्तिकरण या विकास की दिशा का अगला कदम है? मैं नहीं मानती। हमें यहाँ देखना होगा कि हम सही मायने में सशक्तिकरण को और विकास को कैसे समझते हैं, और फिर बात आपको समता और समानता की होगी। हम लोग ने पिछली बार भी बात की थी। ये चित्र आपके सामने है। जब हम समानता की बात करते हैं और समता की बात करते हैं तो समता न्याय की बात करता है। जैसे इस चित्र में 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे आपको जो बाउंड्री है उस चारदीवारी के पार खेल देखना चाहते हैं। तीनों बच्चों का साइज अलग अलग है, तीनों की ज़रूरतें अलग अलग हैं। यदि हम इन तीनों को चाहते हैं कि बराबर मौका मिले, समान मौका मिले मैच देखने का, तो तीनों के लिए अलग अलग साइज़ के, अलग अलग आकार के उनके नीचे में हमको वो पटरा रखना पड़ेगा, वो सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेंगी, वो मुहैया कराना पड़ेगा जिससे
तीनों को आपको मौका मिल सके। और ये समानता से नहीं होगा, इसके लिए हमको समता के मॉडल को ही अपनाना पड़ेगा और तभी हम न्याय की बात कर सकते हैं। और ये न्याय इसकी डिमांड करता है, इसकी मांग करता है कि हम विविधता की मौजूदगी को माने, जेंडर की विविधता को माने, धर्म की विविधता को माने, भाषा की विविधता को माने, संस्कृति की विविधता को माने और भी जितने तरह की विविधताएं हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, यदि उन विविधताओं को हम जगह देते हैं तो सही मायने में हम संस्कृति को एक ऐसी संस्कृति के रूप में देख पाएंगे जिसमें बराबरी है, समता है और न्याय है। हमें संस्कृति की विविधता को भी पहचानना होगा। संस्कृति कोई एक रूप समरूप नहीं है, अलग अलग संस्कृतियां हैं और जब तक हम सारी संस्कृतियों को जगह नहीं देंगे तब तक हम जिस समता की बात करते हैं, जिस न्याय की बात करते हैं, वो अधूरा रहेगा और वो फिर सशक्तिकरण का मसला हमारे सामने बना रहेगा। डॉक्टर पूर्वा भारद्वाज द्वारा जेंडर एंड कल्चर विषय पर एक बहुत ही गंभीर चर्चा हमारे सामने प्रस्तुत की गई। कई विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए गए और हमें विवश किया गया कि कई ऐसे पहलू हैं जिस पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। मित्रों, आप सभी पूर्वा जी से सहमत होंगे कि विकास हो रहा है, सशक्तिकरण की बात भी हो रही है, किंतु क्या हम इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील हैं, गंभीर हैं, ये बात आपके ऊपर है। किंतु पूर्वा जी द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों और उनकी चर्चा के लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, आपकी तरफ से, CCRT की तरफ से और CIET की तरफ से। धन्यवाद पूर्वा जी।